इस एक वीडियो में आप सारे के सारे एंटायर जितनी भी फिजिक्स है उसका आप रिवीजन करेंगे। बहुत से बच्चों ने कहा था कि सर एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए कि जिसको देखने पर हम सारी के सारी पूरी फिजिक्स का ही रिवीजन कर लें। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे जितने भी हमारे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जो क्लास 9th में यूज हुए हैं उनका हम रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा क्या हो सकता है, थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट आप क्या कर सकते हैं, इसे पॉज कर करके देख सकते हैं। बट पूरी फिजिक्स को अगर आपको यहाँ पर पूरी फिजिक्स को रिवाइज करना है तो आपको इसे शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं एक नए जज्बे के साथ और हिम्मत नहीं हारनी है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करना है। क्लियर है? तो बने रहिए साथ में। तो अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मोशन। तो हम मोशन को कैसे पढ़ते हैं? तो मोशन को पढ़ने से पहले हम शुरुआत में यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, एक फिक्स पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट क्या होता है और क्यों हम इसे लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट लेने का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारे एंटायर यूनिवर्स में क्या हो रहा है कि सभी जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि आप तो ऐसे के ऐसे ही खड़े हो, मूव नहीं कर रहे हो, बट हम किस में हैं? अर्थ में है, अर्थ के अंदर है। और अर्थ क्या है? अर्थ मूव कर रही है। इसी तरह से अर्थ किस में है? सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम भी हमारा क्या कर रहा है? सोलर सिस्टम इज आल्सो मूविंग। और सोलर सिस्टम किस में है? मिल्की वे गैलेक्सी में। एंड द मिल्की वे गैलेक्सी इज आल्सो मूविंग। तो कोई भी हमारे पास एक एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं है कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट हम लें जिससे कि हम किसी दूसरे की वेलोसिटी को, डिस्टेंस को या आपकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन्हें मेजर कर सके। तो हम इसे अपनी तरफ से मान लेते हैं कि चीज़ों को आसान करने के लिए कि ये हमारा क्या है? एक फिक्स पॉइंट है। क्लियर है? जैसे कि ये एक 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन बोर्ड में अगर मैं यहाँ पर एक्स और वाई में और फिक्स पॉइंट ये मान लूँ, यहाँ पर ये हमारा फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जाएगा, इधर जाएगा तो वो इतना मूव कर लेगा, या वाई एक्सिस पर जाएगा वो इतना मूव कर लेगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई हो गए। ये एक्स और वाई किसके रेस्पेक्ट में? 0 और 0। ये 0 0 है, यही हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? ये रेफरेंस पॉइंट है। क्लियर है? तो रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट के बाद आ जाते हैं सीधा यहाँ पर पोजीशन पर कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है। तो अगर पोजीशन को देखें कि पोजीशन क्या होती है, तो पोजीशन इज द फिक्स पॉइंट। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की, सपोज करो कि ये एक वैन है, इस वैन की हमें क्या देखनी है कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोई एक फिक्स पॉइंट लेना पड़ेगा। उस फिक्स पॉइंट से हम देख सकते हैं कि इस पार्टिकल की क्या पोजीशन है। क्लियर है? नेक्स्ट वन हम यहाँ पर पोजीशन से आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो आपकी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज और आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं कि स्केलर क्वांटिटीज को हम केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड से ही उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। केवल मैग्नीट्यूड ही चाहिए उस स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए या बताने के लिए या उसे समझाने के लिए। केवल और केवल हमें क्या चाहिए? हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड में सपोज कीजिए कि हमारे पास मास है, किसी बॉडी का अगर मास है तो मास क्या होता है? किसी बॉडी का फिक्स रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं रहता। मास क्या होता है कि जितना भी उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसे हम मास कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास क्या है हमने यहाँ पर ले लिया, इसे m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 आपका kg।
तो सिंपली हमने बता दिया कि इसका मास क्या है, 5 kg है। और 5 kg हमने बताने के बाद क्या हुआ, दूसरा इसमें कुछ भी हमें बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि इसमें हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है या XYZ, कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा। केवल और केवल हमें इसका क्या बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड किससे मिलकर बना होता है, मैग्नीट्यूड मिलकर बना होता है इसका, एक तो इसकी जो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी किससे बनी होती है, एक तो इसके मैग्नीट्यूड से और इसकी एक यूनिट से। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ये एक किससे मिलकर बनी होती है, आपकी मैग्नीट्यूड से और एक इसकी यूनिट से। क्लियर है। ये जो 5 है यहाँ पर किसको शो करता है, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। क्लियर है। तो इन दोनों चीज़ों से हम इसे बता सकते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में अगर हम देखें और हम बात करें किसकी, वेट की, हम इसे आगे भी डिस्कस करेंगे। तो वेट को अगर हम देखें तो वेट क्या होता है, वेट इज इक्वलेंट टू द फोर्स, या अगर हम फोर्स ही ले लें कि फोर्स इज इक्वल टू हमारा कितना है, 5 न्यूटन। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो हमें ये तो बताना पड़ेगा कि कितना फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन, बट ये भी बताना पड़ेगा कि उस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। हम इसमें से किसी भी डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो फोर्स किस तरह की क्वांटिटी हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक एरो लगा देते हैं। एरो लगाने से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है, एक यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं स्केल क्वांटिटी की होगी, वेक्टर क्वांटिटी की बात होगी। अब बात करते हैं किसकी, हम यहाँ पर डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है। सही है। इसके बाद बात करेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द 2 पॉइंट। कि अगर सपोज कीजिए यहाँ से A से और B तक कोई भी पार्टिकल को जाना है और डायरेक्शन इसमें मेजर हमें नहीं करनी है, डायरेक्शन इसमें किसी भी तरह से हम नहीं देखते, कोई भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन से जा सकता है और A से B तक उसे जाना है। तो ये जो एक्चुअल पाथ कवर्ड है या इसकी एक्चुअल पाथ लेंथ है वही क्या कहलाती है, हमारी डिस्टेंस कहलाती है। और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है और इसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। S इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, सपोज कीजिए पाथ है ये 7 मीटर का है और ये कितना हो जाएगा, 7 मीटर। क्लियर है। और ये जो डिस्टेंस होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट वन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर वो A और B के बीच में देखा जाए तो हम देखते हैं कि A और B के बीच में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही क्या होती है हमारी, यही हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। क्लियर है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को D से रिप्रेजेंट करते हैं। D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पर 5 मीटर है। तो अगर ये यहाँ पर 5 मीटर है तो हमें ये तो बताना पड़ेगा कि ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर तो बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि ये किस डायरेक्शन में हमने 5 मीटर लिया है। क्लियर है। तो ये यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। अब इसी से आगे ही हम बात करते हैं किसकी, रेट ऑफ मोशन की। तो रेट ऑफ मोशन हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारा रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन की अगर बात करें तो रेट ऑफ मोशन क्या है, यहाँ पर रेट आ गया, सपोज करो यहाँ पर रेट आ गया, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है। चेंज होने का मतलब वो बढ़ रही है, घट रही है, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो रेट ऑफ मोशन क्या होता है, ये जो रेट है इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम टाइम के साथ मेजर कर रहे हैं कि वो घट रही है या बढ़ रही है। इसी तरह से तो हम इसमें दो चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहली जो है वो है स्पीड और दूसरी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी। तो स्पीड जो होती है वो सिंपली क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। क्लियर है। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन ये आपका टाइम हो जाएगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। अगेन स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। इसकी जो यूनिट होगी
वो होगी यहाँ पर मीटर पर सेकंड, और सेम इसकी भी यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये भी एक तरह की लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मीटर हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। तो ऐसा ही यूनिट इसकी क्या होगी, आपकी मीटर पर सेकंड होगी। इसके आगे हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ स्पीड या टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब स्पीड हो या वेलोसिटी हो, इसको हम 3 वेज में इसे क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका यहाँ पर हमने लिया, ये स्पीड ले लिया, इसे 3 वेज में हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन आपका या तो ये यूनिफॉर्म होगी या ये नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्लियर है। दूसरा क्या होगा, हम इसमें देखते हैं कि इसकी एवरेज आपकी स्पीड देखते हैं, और तीसरी देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है। इंस्टेंटेनियस स्पीड देखते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, सेकंड वन देखते हैं एवरेज स्पीड, और थर्ड वन देख रहे हैं इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इन्हें जान लेते हैं कि क्या होती है। अगर हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, क्लियर है, दोनों ये अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है। यूनिफॉर्म क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल इस ए से चला और इसे कहां तक जाना है, बी तक जाना है, तो ए से बी तक इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ये इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल टाइम में कवर करती है तो ये क्या कहलाती है, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर। अगर इट कवर्स क्या है, इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये वाली क्या हो जाएगी हमारी, ये तो हो गई अपन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म की बात करें कि इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंसेस का मतलब यहाँ पे ये कम करी फिर ज्यादा, जैसे कि क्राउडेड एरिया में आप जा रहे हैं और आपके पास साइकिल है, बाइक है, या आपके पास कोई भी गाड़ी है, तो आप क्या करेंगे कि पहले क्या होगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पर तो रास्ता साफ था, आप आराम से चले गए, फिर क्या हुआ कि ये यहाँ पे क्राउड आ गया, तो क्राउड में आप धीरे धीरे चलेंगे, उसके बाद फिर से खुला हुआ आ गया, एक क्राउड आ गया। तो ये जो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की डिस्टेंसेस क्या है, यहाँ पर अनइक्वल है, लेकिन टाइम क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पर क्या, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम इसी तरह से अगर हम स्पीड की जगह वेलोसिटी को भी देखेंगे, अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी को भी देखें तो वेलोसिटी के भी ये सेम यही हम 3 टाइप्स हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी को लें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो जाएगी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर यूनिफॉर्म आपकी वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर एवरेज स्पीड की, कि एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसे हम समझने के लिए दोनों का जो फंडा है वो सेम ही है। कैसे कि अगर सपोज करो कि कोई भी पार्टिकल ए से और बी तक जाता है, और ए से बी तक, एक बात समझ लीजिए कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द स्पीड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी इज द स्पीड विद डायरेक्शन, कि अगर स्पीड के साथ हमें डायरेक्शन का भी पता हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा यहाँ पर वेलोसिटी कहलाता है। इसी वजह से इनके जो टाइप्स होते हैं वो भी बिल्कुल सेम ही होते हैं। ए से बी तक हमें जाना है, और ए से बी तक सपोज कीजिए कि यहाँ से इसने जो भी डिस्टेंस कवर करी वो यहाँ पर आपकी कितनी कवर करी, S1, ये S2, S3, S4, S5, S6, ये इस तरह से कितने टाइम में, T1, T2, T3, T4 और T5 और T6, इस तरह से। तो हम एवरेज स्पीड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबको जितनी भी डिस्टेंसेस हैं सबको हम जोड़ देंगे। सपोज करो u इसकी एवरेज स्पीड है, तो क्या करेंगे कि S1 प्लस S2 प्लस S3
प्लस सबको जोड़ते चले जाएंगे डिस्टेंसेस को, और जितनी भी हमारी टाइम है इसको भी हम यहाँ पर ऐड करते चले जाएंगे। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंसेस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? अब हम अगर बात करें कि एवरेज वेलोसिटी की, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्टेंस की जगह क्या ले लेंगे हम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। तो आपकी अगर v से मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपका वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी वाली केस में क्या होगा कि जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है d1, d2, d3 प्लस इस तरह से ले लूँगा, और टाइम कितना ले लूँगा t1 प्लस t2 प्लस t3, ये इस तरह से मैं यहाँ पर ये ले लूँगा। तो ये आपके यहाँ पर हमने किसको डिफाइन करा है, एवरेज स्पीड को और एवरेज वेलोसिटी को। नेक्स्ट जो हम डिफाइन करते हैं इसमें इंस्टेंटेनियस, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड का क्या मीनिंग है कि अगर पार्टिकल यहाँ पर ए से और बी तक है, ए से और बी तक गया, तो हम ये देखेंगे कि अगर वो पार्ट वाइज जा रहा है या किसी भी तरह से जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि सपोज करो कि ये यहाँ पर क्या है, t इजिकल टू 10 सेकेंड है। यहाँ पर t इजिकल टू 0 से इसने शुरू करा अपना यहाँ पर, और यहाँ पर धीरे 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 वो t इजिकल टू यहाँ पर 10 सेकेंड में। तो अगर हमें उस पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी हमें स्पीड या वेलोसिटी चाहिए, तो वो क्या होगी, अगर हमें उसकी पर्टिकुलर स्पीड चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी, और उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर इसके टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी। सपोज कीजिए कि कोई भी पार्टिकल है, यहाँ से ए से और बी तक उसे जाना है, और यहाँ पर जो उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो u थी, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ पर v थी। क्लियर है? तो A से B तक उसे जाना है, उसने जो टाइम लिया यहाँ पर t लिया। वेलोसिटी में जो कितना चेंज आया, पहले u थी, उसके बाद में क्या होगी, v हो गई। तो हम यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन। क्या पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हम पढ़ते हैं यहाँ पर, और ये जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u अपॉन टाइम। इस तरह से हम किसको डिफाइन करते हैं, एक्सीलरेशन को। क्लियर है? अब एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं, इसकी जो यूनिट हो जाएगी, जैसे वेलोसिटी और स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हमारी यूनिट हम पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से पढ़ते हैं। क्लियर है? अब ये दो तरीके से हो सकता है एक्सीलरेशन। एक तो ऐसा हो सकता है कि सपोज कीजिए कि u जो है यहाँ पर आपका कम था और v यहाँ पर ज़्यादा है, कि इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर आपकी इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? तो इस केस में तो हम इसे एक्सीलरेशन बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। v माइनस यू अपॉन टी की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। इस केस में हम इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक्सीलरेशन। बट अगर हम क्या देखें कि a से और b तक जाने पर, a से और b तक जाने पर हमने क्या देखा कि अब यहाँ पर u और v सेम ही ले लेते हैं, बट हमने क्या करा कि जिस साइकिल से, बाइक से या गाड़ी से हमने ब्रेक लगा दिए, और ब्रेक लगाने पर क्या हुआ कि यहाँ से हमने ब्रेक लगाना शुरू करा, और उसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, कम हो गई। अब ये वाली क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, ये वाली यहाँ पर कम है। तो अगर इस केस में हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, वो यहाँ पर अगर सपोज करो कि v माइनस यू अपॉन टी ही लिया मैंने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये वाला तो कम है, ये वाला ज़्यादा है। जैसे कि ये वाला तो 2 है और ये वाला 5 है अपॉन टी, तो ये किस में आ जाएगा, ये हमारा क्या आएगा, या t को ले सकते हैं, कोई 2 सेकेंड ले सकते हैं, तो -3/2 ये माइनस में आया। तो इस
को हम क्या करते हैं, इसको भी एक फिजिकल क्वांटिटी हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन होता है हमारा। क्लियर है कि जहां पर हमारा एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन आता है। ये मोस्टली हम कब देखते हैं, जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं किसी भी हमारे जितने भी व्हीकल में। क्लियर है, तो ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया और रिटार्डेशन हो गया। एक्सीलरेशन और ये जो रिटार्डेशन है, अब इस एक्सीलरेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड करते हैं कि ये जो हमारा एक्सीलरेशन है ए, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और दूसरा क्या है यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कि फर्स्ट वन क्या है यहाँ पर, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और सेकंड वन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, वो ध्यान से सुनिए। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल उस ए से और बी तक जा रहा है तो इसकी अगर वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रही है, इसकी वेलोसिटी अगर लीनियरली इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है, हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। जैसे कि हम इसका ग्राफ भी बनाते हैं, तो इसका ग्राफ हम देखें कि टाइम है और ये वेलोसिटी ले लिया, तो ये वाला क्या है, इस केस में आपका ये यूनिफॉर्मली आपका इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है, या अगर डिक्रीज करेंगे तो ये वाला ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। तो ये तो यूनिफॉर्म की बात आ गई। नॉन यूनिफॉर्म में क्या देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म में जो ग्राफ है आपका यू और वी का, वो किस तरह से आता है, ये इस तरह से आपका जो भी ग्राफ है, क्योंकि इसमें क्या है, इस वाले ग्राफ में किसी भी तरह की लीनियरिटी नहीं है, वो कहीं पर इंक्रीज हो रहा है, कहीं पर डिक्रीज हो रहा है, कहीं पर कांस्टेंट हो रहा है। तो इस तरह के आपके जो एक्सीलरेशन है उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर है, तो ये हमारे इसके एक्सीलरेशन के यहाँ पर टू टाइप्स हो गए। फर्स्ट टाइप आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और सेकंड टाइप आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और सेकंड जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हम, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस को देखकर घबरा जाते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को किस तरह से समझें, कैसे इसे एक्सप्लेन करें। तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही आसान है, आप इसे एक बार समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट वन को। तो अगर फर्स्ट वन को हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम में, तो टाइम क्या है, हमारी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है कि ये जो है आपकी क्या रहती है, आपकी चेंज होती है और ये आपकी यूनिफॉर्मली ही चेंज होती है। क्लियर है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे ऑलवेज हम किस पे रखते हैं, आपका एक्स एक्सिस पर। और जो भी वेरिएबल क्वांटिटी है जिसे भी आपके चेंज होना है, जैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम कहाँ रखेंगे, आपके यहाँ पर वाई एक्सिस पर। क्लियर है, अब यहाँ पर हमने रखा और यहाँ पर रखने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये सपोज कीजिए कि ये आपने देखा है कि ये जो है यहाँ पर लीनियरली इंक्रीज कर रही है डिस्टेंस, किसके साथ, टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रही है। तो एक होता है यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है कि वाई डायरेक्शन में कितना गया और ये एक्स डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में सपोज कीजिए एस गया और ये आपका एक्स डायरेक्शन में टी है। तो इसका जो स्लोप होता है वो हम किस तरह से देखते हैं, स्लोप इज इक्वल टू आपका एस अपॉन टी हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर एस क्या है, डिस्टेंस है। अब अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो स्पीड जो होगी इसकी वो भी क्या होती है आपकी एस अपॉन टी। तो ये जो इसका स्लोप है यहाँ पर क्या बताएगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल बताएगा। क्लियर है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि लीनियरली ये यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। क्लियर है, तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को
हम यहाँ पर दो तरह से देखते हैं, फर्स्ट वन आपका और ये आपका यहाँ पर सेकंड वन, और इस सेकंड वन में भी दो पार्ट होते हैं, 1 और 2। फर्स्ट वन क्या है इसका, सपोज कीजिए कि हमें पता है कि टाइम को हमें किस पे लेना है, एक्स एक्सिस पर, और वेलोसिटी को यहाँ पर लेना है किस पे, हमारा वाई एक्सिस पर। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आया। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी उसकी क्या है, कांस्टेंट है। आप देखेंगे कि 1 सेकंड पर अगर मैंने देखा तो भी इसकी वेलोसिटी उतनी है, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे। तो इस केस में क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है, ये जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अगर मैं इसका एक्सीलरेशन निकालूं तो कैसे निकालूंगा, a इक्वल टू कितना होगा, फाइनल भी v है, इनिशियल क्या है वो भी v है, इनिशियल का भी है, फाइनल भी v है, इनिशियल भी v है अपॉन t। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। क्लियर है। तो इस कंडीशन वाली ग्राफ में अगर आपको दे दिया जाए तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 0। एक चीज और हम इसमें समझते हैं कि अगर मुझे क्या करना है कि अधिकतर ऐसा आता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका एक एरिया अगर मुझे निकालना है तो ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ये v हो गया और ये t हो गया। क्लियर है। तो अगर इस रेक्टेंगल का मैं एरिया देखूंगा कि v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये किसके इक्वल होता है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट के। ये किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है यहाँ पर। तो अगर कोई पूछे आपसे इस तरह से सोल्व करने के लिए दे दे कि ये वाला ग्राफ दे रखा है और आपको सिंपली क्या करना है, वो पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, आपको v लेना है और t लेना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब ये दूसरे जो टाइप का है वो क्या होता है, ये तो नॉन एक्सीलरेटेड है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। बट हम क्या इसे देखते हैं कि हम इसे यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसमें एक्सीलरेशन हो, तो एक्सीलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे कि हमने देखा कि ये तो हमने टाइम ले लिया और यहाँ पर वेलोसिटी ले ली और ये ग्राफ ऐसे हमारा बढ़ रहा है, जस्ट जो अभी हमने डिस्कस करा है। क्लियर है। तो इस वाले केस में क्या है, वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रही है। तो इस वाले ग्राफ में हम देखेंगे कि ये क्या है, एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। ये वाला क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। अगर हम दूसरे को देखें, यहाँ पर ये t है और ये v है और ये कुछ इस तरह से हो रहा है, तो ये वाला क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम यही 3 जो है मेनली ये पढ़ते हैं। क्लियर है। तो ये वाला यहाँ पर खत्म हो गया है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन में, इसे जल्दी जल्दी कवर करते हैं। हमारी आती है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको ध्यान होगा आप अपनी जो दी गई वीडियोस में है, आप उसमें इसे इसके जो डेरिवेशन है उसे कवर कर सकते हैं। यहाँ पर केवल और केवल हम किसे इक्वेशन को ही डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वन जो होती है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड जो होती है यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस ये कितना होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड वन कितना होता है यहाँ पर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये हमारी 3 ही इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसमें क्या है, u जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, जो v है वो हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ये क्या है यहाँ पर हमारा एक्सीलरेशन है और ये हमारा यहाँ पर s क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है, ये क्या है हमारा डिस्टेंस है, और t क्या है यहाँ पर हमारा टाइम है। ठीक है। ये क्या हमारा यहाँ पर टाइम है। तो ये जो हमारा टाइम है, तो ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज से हम क्या करते हैं, इन तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। अब अधिकतर बच्चे क्या हो जाते हैं कि न्यूमेरिकल्स में बहुत बार क्या है, गलती कर जाते हैं। वो गलती क्या है, वो गलती नहीं करनी है। वो गलती क्या है, उस गलती को देख लीजिए कि ये तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी जब वैलिड है, जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जब आपकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। किसके साथ, टाइम के साथ। टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। ये जब तीनों की तीनों इक्वेशन
ये जब वैलिड है। अगर सपोज कीजिए कि जो ग्राफ हो वो ऐसा हो कि टी और वी ये इस तरह से आपका डिक्रीज करे, कि आपने ब्रेक लगाया और आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, यहाँ पर डिक्रीज कर रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी ज़्यादा है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी आपकी कम है और इनिशियल वेलोसिटी, इस वाले केस में क्या करें, फाइनल वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी वो ज़्यादा है और आपकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई, आपने देखा है। तो इस वाले केस में क्या होगा कि इस वाले केस में जो आपका एक्सीलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हम क्या लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो इस वाले केस में जो एक्सीलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इस वाले की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इसी तरह से क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी रिटार्डेशन में। कैसे चेंज होंगी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, यहाँ पर a का साइन चेंज हो जाएगा। सेकंड क्या होगा आपका s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन कितना हो जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप मस्ट रिमेंबर रखें कि ये आपके पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए है, जहाँ पर आपका एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है, और ये वाला आपके जब है जब आपका जो है वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है और ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं। तो इन दोनों में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको पता लगा कि इक्वेशन भी मालूम है, सारी चीज़ें मालूम है, बट आपने क्या करा, उसमें कॉन्सेप्ट को गलत लगा लिया। तो ये हमारा पहला जो चैप्टर है, इसमें एक टॉपिक और बचा है, वो है आपका सर्कुलर मोशन। तो अगर बात करें किसकी, सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए कि ये आपका एक यहाँ पर एक हमने मान लिया सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये सर्कल की रेडियस होगी r। अब सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल यहाँ पर किस पर है, पोजीशन a पर है। अब वो पार्टिकल a से चलता चलता कहाँ चला गया, इस पॉइंट पर आ गया। तो इस पॉइंट पर आ गया तो हमने देखा कि ये जो है एंगल यहाँ पर उसने थीटा बनाया, क्लियर है, थीटा एंगल वो यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कि ये यहाँ पर इतना वो एंगल चेंज हो गया। ये सपोज कीजिए बी पॉइंट तक पहुंच गया, तो ये रेडियस होगी इसकी, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आर्क, क्लियर है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है आपका कि अगर हम इस थीटा को निकालें तो इसका जो एंगल होता है वो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, आर्क अपॉन रेडियस, क्लियर है। तो आर भी क्या है, एक तरह की लेंथ है, और रेडियस भी क्या है, एक तरह की लेंथ है। तो ये क्या होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी वो आपकी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, बट इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी रेडियन होती है। क्या होती है, रेडियन होती है। अब इस केस में क्या है, यहाँ पर हमने थीटा निकाल लिया, ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, और इस एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं यहाँ पर ओमेगा से। ओमेगा और डब्ल्यू में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके ये जो दोनों के दोनों ऊपर हैं थोड़े वो कर्व होते हैं ओमेगा के, तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपका थीटा अपॉन टी, क्लियर है। इसे हम बोलते हैं यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो है, अगर मैं क्या करूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ता हूँ, वो क्या पढ़ता हूँ कि इस केस में ये जो पूरा का पूरा एक चक्कर जो लगा रहा है, जो पूरा एंगल कवर कर रहा है, वो एंगल क्या कितना हो गया, टोटल एंगल, ये टोटल एंगल कितना हो गया 2 पाई, क्लियर है। और मैं अगर ये देखूं कि इस पूरे को यहाँ पर कवर करने में जो टोटल टाइम लगा है, जो टोटल टाइम लगा है उसे बोलते हैं इसका टाइम पीरियड टी, क्लियर है। तो अगर यहाँ से मैं इसकी वेलोसिटी निकालता हूँ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल इसका एंगल, जो भी इसने टोटल यहाँ पर एंगल कवर किया है अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, यहाँ से ये हो जाएगा। एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के जस्ट क्या होती है, इनवर्सली आपको इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, और इसे इस तरह से लिखा जाता है कि न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, क्लियर है। या हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। ये हमारा फॉर्मूला हमें
याद कर लेना चाहिए। इस केस में अगर 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में वो जितना भी ऑसिलेशन कवर करेगा या जितना भी वो आपका ऑसिलेशन कवर करे या वाइब्रेशन कवर करे तो वो आपका कहलाती है फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्लियर है। और एक पूरे वाइब्रेशन को या ऑसिलेशन को कवर करने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आप देख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 1/t को मैं यहाँ पर कैसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर न्यू लिख सकता हूँ। इसका एक फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर 2π/न्यू। तो इस पूरे चैप्टर में एक सिंगल भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो इनसे अलग होगा। अगर आपने इतना कर लिया तो समझिए आपने इसमें चैप्टर में आपने सब कुछ कवर कर लिया। ये तो होगी फर्स्ट चैप्टर की बात। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा लेंथी था, लेकिन बाकी जो चैप्टर है वो इतनी लेंथी नहीं है, उन्हें हम जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। तो आप केवल और केवल आप यहाँ पर पेशेंस बनाए रखिए। जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर फोर्स की बात करी जाए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसकी अगर बात करी जाए तो फोर्स की बात करेंगे। और ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, लॉज ऑफ मोशन क्या है हमारे, ये हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है और फोर्स को हम कवर करते हैं। देखिए आते हैं सबसे पहले फोर्स पर। फोर्स क्या होता है, या तो ये पुश होगा या ये पुल होगा या ये हिट होगा। क्लियर है। तो पुश, पुल या हिट, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्लियर है। अब ये फोर्स जो है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है यहाँ पर अनबैलेंस और दूसरा होता है यहाँ पर बैलेंस। तो ये अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स क्या होता है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है, दोनों तरफ जो फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर सपोज कीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा, यहाँ पे भी 10 न्यूटन का। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। फोर्स की यूनिट क्या होती है यहाँ पर, न्यूटन। क्लियर है। सर आइजैक न्यूटन के ऊपर ही इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन रखी गई थी। क्लियर है। तो इसे हम अगर लिखते हैं तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैलेंस फोर्स है, अगर सपोज कीजिए कि ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, तो क्या ये एक दूसरे से दूर जा पाएंगे। या आप देखिए, आप एक रस्सा खींच जो होती है, टग्स ऑफ वार जो होती है, उसमें क्या होती है, 10 बंदे इधर होते हैं, 10 बंदे 8-10 बंदे उधर होते हैं, रस्से को खींच रहे होते हैं। और उसकी क्या होती है, एक मीन पोजीशन होती है ना। वो मीन पोजीशन से रस्सा इधर जा पाता है ना इधर जा पाता। वो किस में रहता है, एक बैलेंस में रहता है, क्योंकि इधर भी आपका सेम फोर्स लगा हुआ है और उधर भी क्या है आपका सेम फोर्स लगा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो बॉडी है ये आपकी ऐसे ही इसकी रेस्ट पर रहेगी। यहाँ से ये ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। तो इस तरह के आपकी जो फोर्स को बोलते हैं बैलेंस फोर्स। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। क्लियर है। इस वाले केस में ऐसा नहीं होता है। इस वाले केस में क्या है, अनबैलेंस, जैसे ये नाम से ही क्लियर है कि बैलेंस नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हमने किसका लगा दिया, 5 न्यूटन का, लेकिन यहाँ पर कितने का लगा हुआ है, ये 10 न्यूटन का। तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये से क्या कर देगा, ये इस ऑब्जेक्ट में रेस्ट पर था ये पहले, ये मोशन में आ जाएगा। तो ये जो अनबैलेंस फोर्स होता है यही हमारा क्या करता है, किसी भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, उस अनबैलेंस फोर्स से क्या हो जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। और अगर वो मोशन पे है तो वो रेस्ट पर आ जाएगा। क्लियर है। जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करना भी क्या है, उस पर एक फोर्स लगाना है, तो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, मोशन से रेस्ट पर आ जाएगा। तो इसकी ये हमारा जो होता है ये यूज होता है, अनबैलेंस फोर्स यूज होता है जितनी भी चीज़ों को हमें रेस्ट से मोशन में करना है। ये जो बैलेंस फोर्स है, ऐसा नहीं है कि इसका कुछ भी काम नहीं है, इसका भी काम है। इसका काम क्या है, ये क्या कर देता है, आपकी शेप, ये इसकी शेप को चेंज कर देता है, शेप को चेंज कर देता है। क्लियर है। बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, किसी बॉडी की जो शेप है वो चेंज कर सकता है। तो ये हमारा शेप को चेंज करने के लिए बैलेंस फोर्स यूज होता है। तो आपका बैलेंस फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ पर।
तो जो आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, ये जो लॉज ऑफ मोशन लिखे हुए हैं ना, तो इसमें से हम फर्स्ट को पढ़ते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मास। क्लियर है? जो भी इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और ये किससे रिलेटेड है? सीधी सीधी उसके मास से रिलेटेड है कि जो आपका इनर्शिया होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास के प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक ऐसी ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी है कि जिसमें वो क्या करता है, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहने का अपोज करेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन का अपोज करेगा, कोज ऑफ मोशन का। क्लियर है? तो अगर कोई भी यहाँ पर क्या है कि अगर ये रेस्ट पर है तो ये अनंत काल पर रेस्ट पर ही रहना चाहती है। क्लियर है? अनंत काल तक ये रेस्ट पर ही रहना चाहती है। अगर ये मोशन में है तो ये इनफाइनाइट टाइम तक किस पर रहना चाहती है? ये मोशन पे ही रहना चाहती है। बट अगर आप क्या करोगे, अगर आप इसकी ऑब्जेक्ट की आप किस में चेंज करना चाहते हो, इसकी अगर रेस्ट पर उस रेस्ट को चेंज करना चाहते हो तो जो इनर्शिया है, जो प्रॉपर्टी है, वो उस चीज का क्या करेगी? ओपोज करेगी, उस चीज को वो ओपोज करेगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट से अगर आप इसे थोड़ा बहुत इधर उधर क्या कर रहे हो, चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो ओपोज करेगी। अगर कोई मोशन में है और स्ट्रेट लाइन मोशन में आप वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर आप उसे रोक रहे हैं तो वो उसका अपोज करेगी। इसी तरह से एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। तो ये जो इनर्शिया होता है, इसी तरह से हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ ये डायरेक्शन। इसी के ऊपर ही, इनर्शिया के ऊपर ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सर आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट लॉ बनाया कि इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी रेस्ट, if a body is in motion it will continue to be motion until and unless any external force applied to it, जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहर का कोई फोर्स इस पे ना लगाया जाए। और बाहर का फोर्स कौन सा लगेगा? हमारा यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने देखा, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी रेस्ट, इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू to be motion until and unless any external force applied to it. This is called our Newton first law. अब बात करते हैं, ये तो होगी न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात है, ये एक थ्योरेटिकली है। क्लियर है? और पूरी तरह से इनर्शिया पे ही डिपेंड है। अगर हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की, तो न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर मोमेंटम। एक वर्ड होता है यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम, इसे स्मॉल p से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी क्या होती है? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये किसके इक्वल होती है? आपका ऑब्जेक्ट के मास के और उसकी वेलोसिटी के। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो डायरेक्शन यहाँ पर वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन उसकी आपकी मोमेंटम की होगी। कि इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो ये क्या होते हैं? बोथ हैव सेम डायरेक्शन। इस चीज को लिख लेना कि ये दोनों की क्या होगी? डायरेक्शन जो होगी वो सेम होती है। क्लियर है? अब यहां पर बात करते हैं मोमेंटम की कि P इक्वल टू क्या है? mv है। क्लियर है? अब सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर एक पॉइंट था, उस पर क्या था? एक ऑब्जेक्ट था। उस ऑब्जेक्ट की जो भी यहाँ पर वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी वो u थी। यहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा, यहाँ से चलते चलते किस पर आ गया? वो यहाँ पर A पॉइंट पर था, यहाँ पर वो B पॉइंट पर आ गया और इसकी जो वेलोसिटी होगी अब वो v होगी। इसका जो मास वो चेंज होगा? नहीं होगा। इसका जो मास होगा वो m ही रहेगा। इसका जो मास है वो भी यहाँ पर m ही रहेगा। क्लियर है? क्योंकि बॉडी की केवल वेलोसिटी में हम चेंज कर रहे हैं। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसकी फाइनल वेलोसिटी है। और यहाँ पर हमने सपोज कीजिए कि यहाँ से A से B तक जाने में इसे कितना टाइम लगा? t टाइम लगा। तो अगर न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। देखते हैं कैसे
कि अगर सपोज कीजिए कि इसका मैंने मोमेंटम निकाला, तो इसे अगर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर P1, और P1 क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा P2, ये क्या हो जाएगा m इंटू वी। क्लियर है? तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा P2 माइनस P1, इसे हम डेल्टा P भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका mv माइनस mu, ये हो गया। क्लियर है? अब इसका हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट निकालने का मतलब क्या है कि हम इसे टाइम से डिवाइड करना है। क्लियर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, कि यहाँ पर कोई ना कोई एक फोर्स अप्लाई हुआ होगा जिसके कारण ही इसकी जो वेलोसिटी क्या है बढ़नी शुरू हुई है। तो ये इन जो मोमेंटम का जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस इस एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। तो हम इसे यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं कि F इज इक्वल टू डेल्टा यहाँ पर P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन आपका T। इस तरह से हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। T डेल्टा T मैंने इस वजह से लगाया कि यहाँ पर ये सपोज करोगे T इज इक्वल टू यहाँ पर ये 0 पर था और ये T इज इक्वल टू सपोज करोगे 10 सेकंड पर आ गया, तो यार T इज इक्वल टू ये T पर ही मान लीजिए इसे। क्लियर है? यहाँ पर ये T टाइम इसने लिया, तो यहाँ पर जो आपका क्या आया mv माइनस mu अपॉन T। अब इसको देखते हैं यहाँ पर कि ये जो F है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T mv माइनस mu अपॉन T, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका mv माइनस mu अपॉन आपका T, इसमें से आप m को कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया v माइनस u अपॉन T। अगर इस वाली फिजिकल क्वांटिटीज को देखें तो ये क्या है आपकी यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है हमारा एक्सीलरेशन। तो ये आ गया m इंटू ए, जो कि यहाँ पर आपका एक्सीलरेशन। तो अधिकतर बच्चों से पूछा जाता है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो क्या है, तो वो सीधा सीधा लिख देते हैं F इज इक्वल टू m में, ऐसा ना लिखें। वो क्या होता है आपका F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T लिखेंगे तो टीचर खुश भी होगा और शाबाशी देगा। ठीक है, टीचर खुश भी होगा और शाबाशी भी देगा। तो F इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर m में है, ये F इज इक्वल टू जो m में है ये क्या है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ही है। ठीक है, इस वाले केस में क्या है कि जो आपका फोर्स यहाँ पर जितना ज़्यादा होगा उतना ही एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। कैसे कि अगर जितना ज़्यादा हम उस बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा वो बॉडी एक्सीलरेट होगी। तो इसी तरह से हम कहेंगे कि फोर्स आपका जितना यहाँ पर ज़्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन भी उतना ही यहाँ पर ज़्यादा होगा। दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? ये इसके बाद हो गया न्यूटन सेकंड लॉ। अब बात करते हैं इसमें न्यूटन सेकंड लॉ की बात करी, अब आती है इसमें एक चीज जो फिजिकल क्वांटिटी है इम्पल्स की। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स को हम सिंपली आई से डिनोट करते हैं, और आई क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगा है तो अगर उस फोर्स की उस टाइम में मल्टीप्लाई की जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो क्या कहलाएगा हमारा इम्पल्स कहलाएगा। कि इम्पल्स होगा आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ यहाँ पर अगर आपको क्लियर है तो ये यहाँ पर जो इम्पल्स है आई से रिप्रेजेंट करते हैं एफ इंटू टी। अब इस एफ को हम यहाँ पर किस तरह से लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू एफ को लिख सकते हैं एम v माइनस यू अपॉन टी। अब एक टी हमारा ये वाला है, तो इस टी से ये वाला टी हम कैंसिल कर सकते हैं, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एम v माइनस यू ये आ गया आई। अब इसे अगर हम m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एम वी माइनस ये क्या हो जाएगा एम यू। आप देखेंगे ये आपका इसका फाइनल मोमेंटम है, ये क्या है P2 था, और ये इसका इनिशियल मोमेंटम है ये P1 है। तो ये जो I है ये किसके इक्वल हो जाएगा? P2 माइनस P1 के, या डेल्टा P के। तो ये जो इम्पल्स मोमेंटम, इसे क्या बोलते हैं हम? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द इम्पल्स। इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिए। क्लियर है?
इससे आगे हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में हम इससे आगे पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि अब न्यूटन्स का हमने कौन सा लॉ पढ़ना है, न्यूटन्स आपका थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर एक स्प्रिंग को इस तरह से बांध लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, एक दूसरी स्प्रिंग को यहाँ पर हमने ऐसे बांध दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस स्प्रिंग को हमें इस तरफ अगर हम यहाँ पर 5 न्यूटन से खींचे, क्लियर है, तो अगर 5 न्यूटन से खींचते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, वो इसे इधर खींचने की भी होगी। बट क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे इसे चेंज कर रहे हैं। तो इसकी जो इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी होगी वो क्या करेगी, उसको ओपोज करेगी, और उसी टाइम पर क्या होगा, एक फोर्स इस पे इधर वर्क करेगा, इधर की साइड, जो इसका ओपोज करेगा, और वो फोर्स भी कितना होगा आपका 5 न्यूटन का होगा। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर एक्शन, और इसको बोलते हैं एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि एक्शन का रिएक्शन किस तरह से होता है, क्लियर है। तो अगर हम एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन जो है वो 100% होगा। अब आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर सेम है, बट दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पर ओपोजिट है। तो दोनों का जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है सेम है, बट दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्लियर है, एक्शन रिएक्शन। इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि एक टेबल है, टेबल पर एक बुक रखी है, उसका जो मास है वो m है, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे की तरफ को खींच रहा है तो इसका जो वेट होगा W=mg होगा, बट एट दैट डिस्टेंस इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है, जो बिल्कुल इसके क्या होता है, जिस वेट से इसे अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है तो उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगता है, वो ऊपर की तरफ वर्क करता है। तो ये भी हमारा किस में आ जाता है, हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ में आ जाता है। अब इसमें एक जो लास्ट टॉपिक है कवर करने का वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम क्या करेंगे कि सपोज कीजिए 2 ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा A है, ये ब्लॉक हमारा B है। इस ब्लॉक का जो मास है वो हम ले लेते हैं ma, और इस ब्लॉक का जो मास ले लेते हैं वो ले लेते हैं mb। अब क्या करते हैं कि ये जो ब्लॉक है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी ua, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ub, और दोनों एक दूसरे के यहाँ पर ऑपोजिट साइड में आ रहे हैं। ऐसे ले सकते हैं, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला भी इधर जा रहा है और ये वाला भी इधर जा रहा है, बट क्या होगा, दोनों आपस में यहाँ पर टकरा जाएंगे, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐसे ले सकते हैं। तो दिस इज बिफोर कोलिजन, ये क्या है, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। अब क्या है कि अगर हम देखें कि आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, तो आफ्टर कोलिजन होगा क्या, इसका जो मास है वो तो सेम ही रहेगा ma, और इसका भी मास सेम ही रहेगा mb, बट इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब सपोज कीजिए कि जो इसकी जो वेलोसिटीज है वो कितनी होगी va, और इसकी कितनी होगी vb। तो यहाँ पर आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे हम लिख सकते हैं कि क्या है, आफ्टर कोलिजन है, क्लियर है, ये क्या है, आफ्टर कोलिजन है। तो इस आफ्टर कोलिजन को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, आपका जो इनिशियल यहाँ पर इनिशियल आपका यहाँ पर मोमेंटम होगा। मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल ही होगा, क्लियर है। तो ये यहाँ पर कैसे हम देखते हैं कि जैसे हम किसी गन को शूट करते हैं, सही है, तो जैसे ही उस गन से हम किसी को शूट करते हैं तो बैकवर्ड में उतना ही क्या लगता है, फोर्स लगता है, क्लियर है। तो जो गन में जो
आपकी जो गोली थी वो जिस स्पीड से आपकी आगे की तरफ गई है उतना ही फोर्स उसने पीछे की तरफ लगाया, तो उस कंडीशन भी हम देखेंगे कि जो मोमेंटम है आपका वो कंजर्व भी होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो मोमेंटम इसका पूरे का जोड़ लेते हैं, वो कितना होगा ma प्लस ma इंटू यूए, सही है, ये तो a का हो गया, और mb इंटू यूबी। इस केस में देखें तो ma इंटू वी ए प्लस m, ये जो आपका b इंटू ये आपका वीबी, क्लियर है, ये इसके इक्वल ही होगा। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है यहाँ पर इक्वल है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सही है। तो ये आपका क्या है, आपका दूसरा चैप्टर भी, ये फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म कर दिया, दूसरा चैप्टर खत्म कर दिया। ये भी चैप्टर्स क्या है आपके थोड़ी थोड़ी देर के ही हैं, और इन चैप्टर्स को भी हम अभी यहाँ पर। हेलो बच्चों, अब आते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि क्या है हमारा ग्रेविटेशन, क्लियर है। तो ग्रेविटेशन को डिस्कस करते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ग्रेविटेशन एक्चुअली क्या है कि ये एक फोर्स है जो अर्थ द्वारा लगाया जा रहा है, क्लियर। तो सिंपल, आप जितनी भी वीडियोस वगैरह में या गूगल पे सर्च करोगे तो इसकी आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी। तो ग्रेविटेशन को अगर हम एक्चुअल में समझे तो ग्रेविटेशन क्या है कि अगर हम सिंपली अगर दो मास भी ले लें, क्लियर है, अगर हम क्या करें दो मासेस लें, पहला जो है वो आपका यहाँ पर m1 है मास, और दूसरा क्या है यहाँ पर आपका m2 है मास, क्लियर है। तो इन दोनों मासेस के बीच में, इन दोनों मासेस के बीच में क्या लगता है, एक यहाँ पर फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स होता है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और सपोज कीजिए कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होता है आपका m1 इंटू m2 के, क्लियर है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो आपकी 1/r², जो इनकी बीच की डिस्टेंस है। जैसे कि हम इन्हें जितना ज़्यादा दूर लेकर चले जाएंगे तो उन दोनों के बीच में हमारा जो भी यहाँ पर फोर्स है वो कम होता चले जाएगा, क्लियर है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पर ये हमारा न्यूटन्स नहीं बताया, न्यूटन्स इसे बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, क्लियर है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इन दोनों के बीच पे जो लग रहा है वो F = दोनों मासेस के मल्टीप्लीकेशन के जो भी इनकी प्रोडक्ट है इनके प्रोपोर्शनल होता है, और इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को अगर हमने कंबाइंड करा तो हमें मिला कि F = m1 इंटू m2 अपॉन r², क्लियर है। अब ये मिला। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसे अगर हम हटाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, F g m1 m2 अपॉन r², ये हमें मिल जाता है। तो यह यहाँ पर ये जो g है वो g क्या है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल को क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड में अगर हम कोई भी दो मास लें और उनके बीच में अगर देखें कि जो भी हमारा फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, तो वो इसी ही फॉर्मूले को फॉलो करेगा, ठीक है। इसी वजह से इसे बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या होती है, G = 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर होती है। तो ये हमारा हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम पढ़ते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी क्या होती है कि अर्थ जो हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ये अर्थ है हमारी, और यहाँ पर सपोज कीजिए कि हम इसकी अर्थ की सरफेस पर है और कोई मास यहाँ पर m है,
और अर्थ का सारा जो मास है वो यहाँ पर कंसंट्रेटेड है इसके सेंटर पे। तो जो भी अर्थ का मास है उसे हमने लिख लिया कैपिटल एम ई। और अर्थ की जो रेडियस है वो सपोज करो हमने मानी कितनी आर ई, वो यहाँ से भी सेम होगी, यहाँ से भी सेम होगी। क्लियर है? हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि अर्थ क्या है, एक यहाँ पर सर्कल है। अगर बात करें ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी क्या होता है कि ग्रेविटी इज द फोर्स दैट अर्थ अप्लाइज ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। ये फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इस फॉर्मूले वाले फॉर्मूले में खाली क्या चेंज हो जाएगा, अगर ग्रेविटी के लिए लें तो जो हमारा F होगा वो क्या हो जाएगा G, और आपका ME जो मास ऑफ अर्थ है और उस ऑब्जेक्ट का मास M अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर।